हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन थे लोगों के उस मूवमेंट से जुड़ने के जो रीज़न्स थे उनके बारे में डिस्कस किया और साथ में हमने उसके लिमिटेशन के बारे में भी देखा। आज जो है इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे लोगों के अंदर एकजुटता जगाई गई, कैसे लोगों को नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद की भावना है उससे जोड़ा गया। ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे लोग आपस में जुड़ करके स्वराज की आज़ादी की बात करने लगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन द पीपल began to believe that they are all the part of the same nation. When they discovered some unity that bind together. तो नेशनलिज्म क्या है? मैं इसकी डेफिनेशन पहले कई बार बता चुका हूँ कि नेशनलिज्म जो है वो एक ऐसी फीलिंग है जो हमें ये बताती है कि जितने भी इस हमारे साथ रहने वाले जितने भी देश में लोग हैं हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमें एक ऐसा अदृश्य धागा है जिसने हम सबको बांध के रखा है। और जब लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि इस देश में रहने वाला, हमारे राष्ट्र में रहने वाला हर एक नागरिक हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम सब एक हैं, तो यही जो फीलिंग्स है उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म जो है वो लोगों के दिमाग और दिल में राज करने के लिए, दिमाग में और दिल में घर करने के लिए इसे लोगों के अंदर जगाना बहुत ज़रूरी था। अलग अलग जो कम्युनिटी, जो अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करती है, उसके अंदर कलेक्टिव फीलिंग्स को लाना, बिलोंगिंग्स को लेकर आना एक बड़ा टास्क था उस समय के नेशनलिस्ट लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग की भाषा, कई लोग भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा अलग अलग है, उनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, कम्युनिटी अलग अलग है, रीजन जो है वो अलग अलग है। कुछ पहाड़ में रहते हैं, कुछ पठार में, तो उन्हें एक साथ जोड़ना ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था उस समय के नेशनलिस्ट लीडर के लिए। तो इस कलेक्टिव बिलोंगिंग को साथ मिलाने के लिए, एक यूनाइटेड स्ट्रगल को मजबूती देने के लिए, जब सब एकजुट होंगे तभी हम आज़ादी पा सकेंगे और आज़ादी का सही मतलब हमको मिल पाएगा। इस कल्चरल प्रोसेस को, इस नेशनलिज्म को कैप्चर करने के लिए बहुत सी इमेजिनेशंस को क्रिएट किया गया। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, ऐसी चीज़ों को सिम्बोलाइज्ड किया गया और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए इससे मदद ली गई। ओके, जैसे कि एक आइडेंटिटी, नेशंस को एक आइडेंटिटी दी गई, एक सिंबलाइज्ड फिगर इमेज में क्रिएट किया गया कि लोग जो है वो देश को देख सके, महसूस कर सके। क्योंकि देश ऐसी चीज़ है जो हमसे महसूस कर सके, दिखता नहीं है, तो कैसे हम उसको लाते हैं। 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में नेशनलिज्म के बढ़ावा के साथ लोगों के अंदर विजुअलाइजेशन लाने के लिए भारत माता को इमेज में क्रिएट किया गया। जिस इमेज का काम सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। 1870 में उन्होंने भारत माता के ऊपर वंदे मातरम हाइम्स लिखा, जो कि मातृभक्ति से, देशभक्ति से भरा हुआ था। इसके साथ ये वंदे मातरम आनंद मठ नॉवेल में से ली गई थी, जिसे स्वदेशी मूवमेंट में, खासकर बंगाल में जोरों शोर से गाया गया। स्वदेशी मूवमेंट में के समय अरविंदनाथ टैगोर ने एक फेमस पेंटिंग बनाई भारत माता की, जो कि हमारे बगल में दिख रही है। ये वो पेंटिंग है। भारत माता को पोर्ट्रेट किया गया एज अ फीमेल फिगर, जिसमें उन्हें डिवाइन, स्पिरिचुअल एक सुंदर इमेज दिया गया, जिससे लोग ये जान सके कि वे लड़ किसके लिए रहे हैं। देश है
तो ये हमारा देश है, ठीक है। भारत माता को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पोर्ट्रेट किया गया अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है। पर इन सब अलग अलग पोर्ट्रेट पेंटिंग में एक जो कॉमन चीज़ थी वो थी डिवोशन फॉर मदर, मातृत्व की भावना, अपने माता के लिए लड़ने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए जो भावना थी वो सब में एक समान ही थी। ओके, तो इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को जब डेवलप करने के लिए मूवमेंट्स में फोक लोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने फोक टेल्स जो है वो इकट्ठा किए गांव-गांव में, और ऐसे ट्राइबल एरिया में जा कर के फोक सॉन्ग लेजेंड्स लोगों की बातों को इकट्ठा किया। इन टेल्स लोगों को उन्होंने पिक्चर्स, ट्रेडिशनल कल्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, कहानियों के थ्रू लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस किया, लोगों के अंदर जागरूक किया। उन्हें बताया कि उनका जो ट्रेडिशन है वो कितना महान है। उन्हें ये बताया गया कि हमारा जो देश था, जो आज़ादी के पहले कितना, आज़ादी बोल रहा हूँ सॉरी, गुलामी के पहले, फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहरी आक्रमणकर्ता आए हैं उनके आने से पहले कितना संप्रभुत्व था, कितना विख्यात था, कितना बड़ा था, जिस पे हर एक को गर्व होता था। तो अपने पास्ट के प्रति लोगों के अंदर गर्व की भावना जगाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई राइम्स, माइथ्स और फोक सॉन्ग्स लिखे ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ें भर जाएं। ओके, इसके अलावा मद्रास में नेत्सा शास्त्री जी ने 4 वॉल्यूम की तमिल फोक टेल्स, जिसे फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसे लिखा ताकि नेशनलिस्ट, ये एक बड़ा नेशनलिस्ट लिटरेचर माना जाता है जिसमें लोगों के अंदर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की बातें कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, सच्ची घटनाओं के माध्यम से बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये नेशनल मूवमेंट और भी ज़्यादा आइकॉनिक और सिंबलाइज करने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग को और बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीज़ों की मदद ली गई। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया गया, रेड ग्रीन येलो का, जिसमें 8 लोटस जो है वो 8 प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा जो सेशन, मतलब जो मून था, वो हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाता था। 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया, जो भी ट्राई कलर का था, रेड, ग्रीन और वाइट कलर का, जिसके बीच में चरखा बना हुआ था, जो कि सेल्फ हेल्प और मेकिंग इंडिया जैसे कंसेप्ट को सिंबलाइज करता था। ओके, जिसमें स्वदेशी की भावना थी कि हम हाथ से बने हुए कपड़े पहने। इसके अलावा जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है उसको री इंटरप्रिटेशन करने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया। इतिहास के पन्नों से गुम हो चुकी कहानियों को निकाला गया, ऐसी सच्ची घटनाओं को लिखा गया जिससे लोग पढ़ें और अपने इतिहास के ऊपर गर्व कर सके, अपने देश के ऊपर गर्व कर सके। ब्रिटिश ने किस तरीके से इंडिया को बैकवर्ड, प्रिमिटिव बताया है, और उनको ये बताया गया कि आप लोग गुलाम थे, आप लोग कुछ नहीं थे, उन्हें बाहर निकाला जाए और लोगों को ये बताया जाए कि आप लोग गुलाम नहीं, आप लोग कितने सभ्य थे। और इंडिया के डिस्कवर जो ग्रेट अचीवमेंट था पूरी दुनिया के लिए, उसे लोगों के सामने रखा गया। बहुत सी ग्लोरियस डेवलपमेंट जो एंशिएंट टाइम में आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स है, साइंस है, मैथमेटिक्स, रिलीजियंस, कल्चर, फिलोसोफर, क्राफ्ट और ट्रेड हैड फ्लॉरिश, जो ट्रेड बढ़ा हुआ था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस तरीके की चीज़ों को प्रोत्साहित किया गया, जो एक सच्ची घटना थी जिसे ब्रिटिशर लोगों ने पूरी तरह से दबा दिया था, तबाह कर दिया था या हमसे छुपा दिया था। हिस्ट्री जो कि कॉलोनियल रूल में कहीं गुम हो चुकी थी, उसे वापस
लिखा गया, लाया गया और लोगों को बताया भी गया। ठीक है, और ये भी बताया गया किस तरह से ब्रिटिशर लोगों ने अपने भूख को शांत करने के लिए पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, वे पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो एफर्ट्स था जो लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया, इसमें ज़्यादा जो ग्लोरीफाई हिंदू लोगों को किया गया। इसमें हिंदू आइकोनोग्राफी, कम्युनिस्ट की महक लोगों को दिखाई देने लगी, लेकिन वे ये नहीं जान पाए कि भारत जो हिंदुस्तान है वो सबके लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। कंक्लूज़न, आखिरी में क्या हुआ, तो जैसे कि लोगों का गुस्सा कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए भरा हुआ था, हर जो सोशल ग्रुप्स है, हर क्लास का आज़ादी की मांग कर रहा था। फर्स्ट हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी में जो स्ट्रगल शुरू हुआ था गांधी जी की लीडरशिप में, वो आगे भी बढ़ता गया। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि आज़ादी पा सके मूवमेंट। ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसमें नेशन को यूनाइट करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को इसमें जोड़ा गया। जितने भी डाइवर्स ग्रुप थे, जितने भी डाइवर्स क्लास थे, वे सब ये मूवमेंट से जुड़े और अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी एस्पिरेशन से वे भारत को आज़ाद कराने के इस मूवमेंट में जुड़ते गए और भारत को आज़ादी की तरफ ले गए भी गए। कॉलोनियल रूल कमज़ोर होता गया इस फ्रीडम की मांग के सामने। कांग्रेस लोगों ने कई कंटिन्यूस अटैम्प्ट किए, रिजॉल्व किए, ताकि अलग अलग डिमांड्स अलग अलग ग्रुप से किए और उन्हें बताया कि कोई भी यहाँ पे एलियन नहीं है, कोई भी यहाँ बाहरी नहीं है, सब देश के वासी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो तमिलियंस हो, साउथ इंडियन हो, सब देश के वासी ही है। और उनके कलेक्टिव यूनाइटेड मूवमेंट से ही सारा देश एकजुट हुआ और इस तरीके से हाई पॉइंट में कांग्रेस ने पहुंच करके क्विक इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी और देश को आज़ादी भी दिलाई। तो इन सारी चीज़ों से नेशनलिज्म इंडिया में आया और हम इस कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए।